उदारवाद निश्चित दर्शन बना। तो उदारवाद निश्चित दर्शन कब बना था? तो उदारवाद निश्चित दर्शन 19वीं शताब्दी में बना था। कब बना था? तो 19वीं शताब्दी में बना था। तो उदारवाद के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो 19वीं शताब्दी में उदारवाद को निश्चित दर्शन बनाने का श्रेय J.S. मिल को जाता है और एडम स्मिथ को जाता है और हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है जैसे विचारकों को जाता है। तो 19वीं शताब्दी में उदारवाद जो है एक निश्चित दर्शन बना है। इसका जो श्रेय है किस किस को जाता है? तो इसका श्रेय J.S. मिल को जाता है, एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक हैं उनको जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर इनको जाता है। उदारवाद विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये प्रत्येक व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता को परस्पर विरोधी मानते हैं। इस कारण वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वोत्तम राज्य वह है जो न्यूनतम शासन करे, कि सबसे अच्छा राज्य वही है जो कम से कम शासन करे। कौन चाहता है? तो उदारवाद चाहता है। उदारवाद निश्चित दर्शन कब बना है? तो 19वीं शताब्दी में बना है। कब बना है? 19वीं शताब्दी में। इसको बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? J.S. मिल है, एडम स्मिथ है, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। राज्य की प्राकृतिक और कार्यों राज्य की प्रकृति और कार्यों के उत्तरदायी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में मिलता है? तो राज्य की प्रकृति, नेचर और उसके जो कार्य हैं, कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में मिलता है? तो वो व्यक्ति है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक ही कहा जाता है। तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। जॉन लॉक को क्या कहा जाता है? उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इस सेलिगर ने द लिबरल पॉलिटिकल ऑफ जॉन लॉक में लिखा है। किसने लिखा है? तो जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एस सेलिगर ने लिखा है द लिबरल पॉलिटिकल एंड ऑफ जॉन लॉक में लिखा है कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था। लॉक कैसा? तो लॉक पहला ऐसा राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को चिंतन की विस्तृत और प्रभावशाली पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया है। लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ द सिविल गवर्नमेंट ऐसी रचना है जो उदारवाद की अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन करती है। तो कौन सी रचना है जो उदारवाद का सर्वोत्तम प्रतिपादन करती है? तो लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट है। कौन है? उदारवाद है। कौन है? उदारवाद। तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एस सेलिगर ने द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक ने लिखा है कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को चिंतन की विस्तृत और प्रभावशाली पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया है। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जो उदारवाद है उसका जनक किसे माना जाता है? उसका जनक जो है लॉक को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉक को माना जाता है उदारवाद का जनक। 17वीं सदी के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक, तो लॉक की सदी के थे, तो 17वीं सदी के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक ने अपनी कृति टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के अंतर्गत राज्य शक्ति के देवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया है। राज्य के देवी सिद्धांत के अधिकार का खंडन किया है। राज्य को न्यास कहा है। इसका लक्ष्य लोगों की प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसका लक्ष्य लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता थे। तो इंग्लिश उदारवादी समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता थे। तो कौन था? तो ग्रीन है, ब्रेंडले हैं तथा बोसांके हैं। ये इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का जो उदारवाद है उसके कौन से विद्रोही
समष्टिवादी के विद्रोही प्रवक्ता हैं। तो ग्रीन भी हैं, तो बोसांके भी हैं तथा ब्रेंडले भी हैं। तो इंग्लिश उदारवाद परंपरा, इंग्लिश उदारवाद परंपरा में आदर्शवाद को स्वीकार बनाने का कार्य, जो इंग्लिश उदारवाद है उसको आदर्शवाद बनाने का कार्य किसका है? टी.एच. ग्रीन का है, ब्रेंडले हैं, बोसांके ने किया है। यह नहीं मान लेना चाहिए कि इंग्लैंड में आदर्शवादी आंदोलन पूर्ण रूप से जर्मनी आदर्शवाद की ही उपज था। ऑक्सफोर्ड ने आदर्शवादियों को कांट और हीगल की अपेक्षा प्लेटो और अरस्तू से भी प्रेरणा मिली है। इन आंदोलन में अंग्रेज जनता के सामने विश्व के संबंध एक आध्यात्मिक धारणा रखी है। इसके आधार पर ग्रीन एवं अन्य विचारक को नैतिक जीवन के एक आदर्शवादी सिद्धांत में रखते हैं। निम्न में से कौन सा एक वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? तो कल्याणकारी राज्य एक समाजवादी राज्य का होना आवश्यक है। पूंजीवादी राज्य भी कल्याणकारी राज्य हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही कथन है, एक पूंजीवादी राज्य भी कल्याणकारी राज्य हो सकता है। ये बात जो है सही है। एक पूंजीवादी राज्य भी कल्याणकारी राज्य हो सकता है। सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ आई थी? तो ब्रिटेन जैसे पूंजीवाद राज्य में ही अस्तित्व में आई थी। सन 1943 ईस्वी में बेबरीज रिपोर्ट में पांच महाबुराइयों जैसे अज्ञानता है, अभाव, नशाखोरी है, बीमारी है, बेरोजगारी से निपटने के लिए राज्य की भूमिका पर बल दिया गया। तो सबसे पहले लोक कल्याणकारी राज्य कहाँ आया था? तो इंग्लैंड में आया था। पूंजीवादी राज्य में भी लोक कल्याणकारी राज्य संभव है, बिल्कुल सही है। कब आया था? 1943 ईस्वी में। किसकी रिपोर्ट आई थी? तो विलियम बेबरीज की रिपोर्ट पर कितनी महाबुराइयां बताई थी? 5। अज्ञानता था, भाव था, नशाखोरी था, बीमारी थी, बेरोजगारी थी। तो महाबुराइयां कौन सी? तो नंबर 1 अज्ञानता है, फिर अभाव, नशाखोरी है, बीमारी है, बेरोजगारी से निपटने के लिए। नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नव उदारवाद के प्रवर्तक नोजिक है। न से नव उदारवाद, न से नोजिक। नव उदारवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो नोजिक को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो नोजिक को नव उदार का प्रवर्तक माना जाता है। नव उदारवाद समकालीन विश्व में हस्तक्षेप की नीति को फिर से लागू करने की बात करता है। तो जो नव उदारवाद है, समकालीन विश्व में हस्तक्षेप की नीति को, हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप की नीति को फिर से लागू करने की बात करता है। कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है, क्योंकि उसने प्रतिभाशाली और कर्मठ वर्गों पर ही भारी कर लगाकर अयोग्य और आकर्षक लोगों का पोषण किया जाता है। यह विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। इसके प्रवर्तक में रॉबर्ट नोजिक का नाम आता है। तो नव उदारवाद क्या चाहता है? तो नव उदारवाद समकालीन विश्व के हस्तक्षेप की नीति को फिर से लागू करने की बात करता है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य को जो है आर्थिक क्रियाओं का बाधक मानता है, क्योंकि इसमें जो प्रभावशाली और कर्मठ वर्ग हैं उन पर भारी कर लगाया जाता है, और अयोग्य और आक्रामक लोग जो बेकार में घुमा करते हैं, इधर उधर कुछ काम नहीं करते हैं, उनका पोषण करता है। इस विचारधारा का विकास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में लोकप्रिय हुआ है। इसके प्रवर्तक रॉबर्ट नोजिक को माना जाता है। यहाँ सुमेलित करना है। तो परंपरागत उदारवाद तथा उदारवादी आदर्शवाद तथा हीगल आदर्शवाद तथा मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद राज्य को क्या मानता है? तो मार्क्सवाद सभी को पता है कि राज्य को जो है एक जो है शोषण का यंत्र मानता था। तो मार्क्सवाद क्या मानेगा? तो मार्क्सवाद मानेगा राज्य का उत्पीड़न की संस्था है। फिर हीगल आदर्शवाद। तो हीगल आदर्शवादी था। तो हीगल आदर्शवाद क्या मानेगा? नैतिकता और विविधता की अभिव्यक्ति है। राज्य जो है नैतिकता और विविधता की अभिव्यक्ति है। फिर उदारवादी आदर्शवाद क्या मानते हैं? तो उदारवादी आदर्शवाद क्या मानते हैं? राज्य आवश्यक है, लेकिन उदारवादी आदर्शवाद राज्य आवश्यक है और फिर भलाई भी है।
उदारवादी आदर्शवाद मानते हैं कि राज्य आवश्यक है और भलाई है, क्योंकि आदर्शवाद लगा है तो आवश्यक है बुराई है। अगर खाली उदारवाद होता तो आवश्यक है लेकिन बुराई है। परंपरागत उदारवाद, तो परंपरागत उदारवाद मानता है कि राज्य जो है एक आवश्यक भी है और साथ में एक बुराई भी है, आवश्यक भी है और बुराई भी है आदर्शवाद। यहाँ पर परंपरागत उदारवाद आवश्यक बुराई मानता है, उदारवादी आदर्शवाद आवश्यक भलाई मानता है, हीगल आदर्शवाद नैतिक और विविधता के व्यक्ति मानता है, मार्क्सवाद उत्पीड़न की संस्था मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? कौन सा उदारवाद? नव उदारवाद। नव उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉजिक को। किसे कहा जाता है? तो नॉजिक को। तो नव उदारवाद का इसमें कौन सा तर्क नहीं है? तो नव उदारवाद बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल कराता है, बिल्कुल सही है। तो नव उदारवाद जो है संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है, ये भी सही है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और अकुशल और अपव्ययी होती है, एक योजनाबद्ध होती है अर्थव्यवस्था, अकुशल होती है, अपव्ययी होती है, ये भी सही है। निजी क्षेत्र में प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था का उत्पादन एवं प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी के विनिमय अव्यवहारिक और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होते हैं, भी सही है। ये कथन गलत है, वी ये जो है तर्क प्रस्तुत नहीं करता है। वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए समक्षकारी संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए, यही गलत है। नव उदारवाद के तर्क यही सही नहीं है। नव उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को फिर से समेटने, नव उदारवाद जो है राज्य के कार्य क्षेत्र को फिर से समेटने के लिए और मुक्त बाजार समाज का समर्थन करता है। फिर से कहता है कि जो है खुला बाजार होनी चाहिए। समकालीन विश्व में नव उदारवाद की प्रेरणा के 3 नीतियों को अपनाया है। नंबर 1 उदारीकरण है, फिर निजीकरण है, फिर भूमंडलीकरण है। जो समकालीन अभी उदारवाद चल रहा है, इसमें उदारवाद में 3 नीतियों को अपनाया है। उदारीकरण है, निजीकरण है, भूमंडलीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण है। नव उदारवाद एक बार फिर से आहक्षेप नीति लेसेस फेयर का समर्थन करना है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लेसेस फेयर का अर्थ होता है, एडम स्मिथ ने दिया था, बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की बात करता है तथा वह संसाधनों को बाजार के हवाले करने का पक्षधर है, न कि व्यक्ति के समूहों का। वो जो है बाजार की अर्थव्यवस्था की बात करता है, संसाधनों को बाजार के हवाले करने का पक्षधर है, न कि व्यक्तियों का। राजनीति क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया है। तो राजनीति के क्षेत्र में उदारवाद द्वारा क्या निवेदन किया गया है? तो उदारवाद से वो राजनीति शास्त्र में कहा जाता है कि विचार है, अभिव्यक्ति है, भाषण है, लेखन है, प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए यह काम किया गया है। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए उदारवाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रासंगिक स्वतंत्रताओं की मांग करता है तथा राजनीतिक क्षेत्र में विचार अभिव्यक्ति और भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता को उदारवाद अपरिहार्य मानता है। निम्नलिखित में से नव उदारवाद संबंधित है। निम्नलिखित में से नव उदारवाद किससे संबंधित है? तो नव उदारवाद F.A. हायक से संबंधित है, रॉबर्ट नॉजिक से संबंधित है, मिल्टन फ्राइडमैन से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी नव उदारवाद जो है सभी से संबंधित है नव उदारवाद। आधुनिक समय में नव उदारवाद ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है। इस विचारधारा ने
राज्य की भूमिका को सीमित करने की सिफारिश की है। राज्य की नकारात्मक भूमिका रात्र प्रहरी तथा राज्य पर बल दिया गया है। हेक और आजिया बर्निल और मिल्टन फ्रीडमैन रॉबर्ट नोजिक ने इस विचार का समर्थन किया है। नव उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों ने सामान्य उतार चढ़ाव और उसके साथ साथ ही बार बार पैदा होने वाली भारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान जरूरी है तथा बुढ़ापे, बीमारी और दुर्घटना के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी ने कहा कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो एडम स्मिथ ने कहा कि राज्य को आर्थिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक और विचारक एडम स्मिथ ने राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का समर्थन किया है कि राज्य किसी भी प्रकार से आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन करते हुए तथा हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप न होने पर मनुष्य के कार्य करने की प्रेरणा अधिक होगी। इसके फलस्वरूप व्यक्ति अधिक से अधिक संपदा संपन्न करेगा, अंत में समाज के हित में होगी। एडम स्मिथ के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से ही संभव है। सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से संभव कौन कहता है? तो एडम स्मिथ कहता है। निम्नलिखित में से विकास के परंपरावादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। तो विकास के परंपरावादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है तो फ्रेडरिक लिस्ट हैं। ये विकास के परंपरावादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित, कौन कौन संबंधित है? एडम स्मिथ हैं, माल्थस हैं तथा रिकार्डो हैं। विकास के परंपरावादी सिद्धांत से संबंधित हैं। जर्मन अर्थशास्त्री जर्मन के रहने वाले थे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और स्पीरी नदी के किनारे है। यहीं पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पाया जाता है। वहीं का कौन सा अर्थशास्त्री था? फ्रेडरिक लिस्ट। फ्रेडरिक लिस्ट कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी। विकास के परंपरावादी सिद्धांत से समर्थित नहीं। उन्होंने एडम स्मिथ की आलोचना करते हुए कहा है कि राष्ट्र की समृद्ध पूंजी पर आधारित नहीं है बल्कि यह एक उत्पादन शक्ति की योग्यता के विकास का आधार है। उन्होंने एडम स्मिथ की आलोचना करते हुए कहा कि समृद्ध पूंजी पर आधारित नहीं है कि राष्ट्र की समृद्ध पूंजी पर आधारित नहीं है बल्कि उत्पादन शक्ति की योग्यता के विकास पर आधारित है। संपत्ति के अधिकार की मांग कौन करता है? तो संपत्ति के अधिकार की मांग उदारवादी करते हैं। कौन करता है? तो उदारवादी कहते हैं हमको भाई खुला छोड़ दो और हमारा मन कहेगा तो हम व्यापार करेंगे। तो उदारवाद के प्रणेता जॉन लॉक जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति लाइफ फ्रीडम और प्रॉपर्टी के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। उनका कहना है कि अधिकार की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है, इसका अस्तित्व बना हुआ है। लॉक इन अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के अधिकार को मानता है। किसके अधिकार को मानता है? तो संपत्ति के अधिकार को मानता है। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहते हैं। उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? तो उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक लॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो लॉक को कहा जाता है। ग्रीन ने संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप करते हैं। ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप करते हैं। तो ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में जो विचार हैं कैसे हैं? वो उदारवादी हैं। को ग्रीन। तो राज्य के संदर्भ में ग्रीन के विचार आदर्शवादी होने के पश्चात भी संपत्ति से संबंध में उनके विचार उदारवादी हैं। अन्य उदारवादी विचारक की भांति ग्रीन भी संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। व्यक्तिवाद नकारात्मक उदारवाद के विपरीत है, पर संपत्ति के अधिकार को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़कर देखते हैं।
ग्रीन ने संपत्ति के विषय में जिन रुख को अपनाया है उनके विचार को सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। उनके अनुसार व्यक्ति के नाते कोई अधिकार नहीं मिल जाते हैं, बल्कि उसके लिए समाज की स्वीकृति होना बहुत आवश्यक है। किसकी स्वीकृति होना? तो समाज की स्वीकृति होना बहुत आवश्यक है। किसकी स्वीकृति होना बहुत आवश्यक है? तो समाज की स्वीकृति होना बहुत आवश्यक है। यह बात संपत्ति के अधिकार पर लागू होती है। संपत्ति के अधिकार पर लागू होती है। व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार ऐसी इच्छा की पूर्ति के लिए दिया जाता है जिसका ध्येय समाज हित, कहीं ऐसा न हो कि एक व्यक्ति की संपत्ति दूसरे की विपन्नता का कारण बन जाए। इससे संपत्ति के उसी अधिकार को मान्यता दी हो जो सामान्य हित और जन कल्याण पर आधारित हो। ये विचार उदारवादी सिद्धांत की एक नई दिशा को मोड़ देते हैं और कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा देते हैं। कल्याणकारी राज्य को क्या देते हैं? तो बढ़ावा देते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है। तो राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता, बिल्कुल सही है। सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ करने के लिए कार्य सौंपता है तथा वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की वृद्धि का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपता है। तो राज्य को सौंपता है, ये भी बात सही। एक कथन दोनों सही हैं, ये भी कथन दोनों सही है तथा ए की सही आर व्याख्या भी करता है। सकारात्मक उदारवाद राज्य को कार्य करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है, सही है, तथा संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की वृद्धि का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपता है, ये भी सही है। सकारात्मक उदारवाद राज्य की भूमिका का विस्तार करना चाहता है। राज्य की भूमिका का विस्तार करना चाहता है। राज्य की परंपरागत भूमिका पुलिस राज्य के स्थान पर सामाजिक समस्या के मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप सकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। ग्रीन है, लास्की है तथा टानी है, हाउस हैं जैसे विचारक इस धारणा के समर्थक हैं। कौन सकारात्मक उदारवादी धारणा के कौन समर्थक हैं? तब ग्रीन है, लास्की हैं, R.S. टानी है, हाउस जैसे विचारक धारणा का समर्थन करते हैं। इस धारणा का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि राज्य उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करे जिसका संबंध सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम से। राज्य केवल उन्हीं में जो है हस्तक्षेप करे जो कल्याण में बाधा डाले। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। तो सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक कौन है? तो सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला कार्ल जे पापर हैं। कौन है? कार्ल जे पापर हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी कार्ल पापर ने प्रस्तुत किया था। कार्ल पापर को राजनीतिक चिंतन और व्यवहार के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। इनकी कृत है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज की पुस्तक है। कार्ल पापर की है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत पापर ने विशेष रूप से 3 विचारों को मान्यता पर प्रहार किया है। ये 3 विचारक हैं। कार्ल पापर ने विशेष 3 विचारकों की मान्यता पर प्रहार किया है। ये हैं प्लेटो हैं, हेगल हैं, मार्क्स हैं। प्लेटो हैं, हेगल हैं, मार्क्स हैं। पापर ने पद्धति को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद तथा उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद और उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से कौन उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? तो निम्नलिखित में से उदारवाद की मूल मान्यता कौन सी नहीं है? तब है अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। क्या यह उदारवाद मानता है? तो कौन सी मान्यता से उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? तो अधिकारों की उत्पत्ति राज्य में ही संभव है, यही जो है गलत है। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, यह मानता है उदारवाद। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, भी मानता है। राज्य
की सत्ता का आधार राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति भी सही है। तो उदारवाद की मूल मान्यता कौन सी नहीं है? तो अधिकार की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, या जो है उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है। अधिकार की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, यह मान्यता आदर्शवादियों की है। कांट हैं, हीगल हैं, फिक्टे हैं, ग्रीन हैं, ब्रेंडले हैं, बोसांके हैं। कांट हैं, हीगल हैं, फिक्टे हैं, ग्रीन हैं, ब्रेंडले हैं, बोसांके जैसे आदर्शवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं, मनुष्य के लिए स्वाभाविक एवं आवश्यक मानते हैं। शेष विकल्प सभी उदारवाद की मूल मान्यता पर आधारित हैं। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, जिसमें एक लोकतंत्र है, दूसरा व्यक्तिवाद है। यह कथन किसका है? यह कथन है मैकगवर्न का कथन है। तो एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। एक लोकतंत्र, दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? मैकगवर्न का है। मैकगवर्न देखिए क्या कहते हैं, तो उदारवाद मैकगवर्न ने उदारवाद को दो पृथक तत्व लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण कहा है। आधुनिक लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का बहुमत पाया जाता है, परंतु उदारवाद बहुसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखता है। इस प्रकार उदार परिवर्तन और प्रगति का संदेश देता है। व्यक्तिवाद तथा लोकतंत्र भी इसमें शामिल है। मैकगवर्न इसी बात को दृष्टि में रखते हुए कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। कौन कहता है मैकगवर्न? एक लोकतंत्र, दूसरा व्यक्तिवाद। लेकिन उदारवाद केवल यही नहीं है। व्यक्ति और राज्य पारस्परिक संबंधों के विषय पर अब तक दो प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है। एक प्रकार की विचारधारा राज्य के समस्त मानवीय जीवन का केंद्र और अपने आप को एक साध्य मानती है, लेकिन दूसरी श्रेणी विचारधारा इस बात का प्रतिपादन करती है व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति ही साध्य है, मतलब व्यक्ति जो है वो महान है। इस प्रकार उसका अधिक महत्व है। उदारवाद द्वितीय प्रकार की इस विचारधारा का समूह है, जो इस बात पर बल दिया है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति है। राज्य, समाज और अन्य संस्थाएं व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र हैं। समस्त राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र में ही रखकर किया जाना चाहिए। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण कौन उत्तरदायी है? तो राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण कौन सा उत्तरदायी है? तो यह उदारवाद के विकास के लिए तो यांत्रिक दृष्टिकोण उदारवाद के विकास के लिए उत्तरदायी है। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण व्यक्तिवाद का है। इसकी मान्यता है कि राज्य स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था नहीं। राज्य का निर्माण लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। लाक जैसे विचारों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को लेकर उदारवाद के मार्ग को प्रशस्त किया है। निम्नलिखित में से कौन उदारवाद का मेल नहीं खाता है? तो उदारवाद से मेल नहीं खाता है। तो उदारवाद से लोक कल्याणकारी राज्य बिल्कुल खाता है। सीमित सरकार, उदारवाद सीमित सरकार है। प्रतिनिधि सरकार भी है। जबकि मध्यवर्गीय राज्य मतलब बुर्जुआ राज्य, ये जो है उदारवाद से मेल नहीं खाता है। बुर्जुआ राज्य एक मार्क्सवादी धारणा है जो पूंजीवादियों द्वारा स्थापित सरकार को व्यक्त करता है। यह उदारवाद से संबंधित नहीं है। जनप्रतिनिधि सरकार और लोक कल्याणकारी राज्य, सीमित सरकार, ये सब उदारवादी की विशेषताएं हैं। सीमित सरकार है, कल्याणकारी राज्य है और प्रतिनिधि सरकार है। कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्र प्रहरी के रूप में भूमिका का समर्थन करता है? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो राज्य के रात्र प्रहरी की भूमिका के रूप में समर्थन करता है? वो है उदारवादी सिद्धांत। कौन सा है? उदारवादी सिद्धांत।
उदारवादी सिद्धांत राज्य के आंतरिक सिद्धांत का समर्थन करता है। उदारवादी सिद्धांत राज्य के आंतरिक सिद्धांत का समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक आवश्यक है लेकिन बुराई है। राज्य जरूरी है लेकिन एक बुराई है। राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है और राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। इसमें उदारवाद जो है राज्य को कम महत्व देता है, व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। इसके अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक माना है। राज्य को व्यक्ति के स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उदारवाद कहता है कि व्यक्ति के कार्य में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ज्ञानी है, विवेकवान है, इसलिए उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोत्तम निर्णायक है। राज्य को व्यक्ति के स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी आधार पर राज्य को रात्र प्रहरी की भूमिका का समर्थन किया है। प्रसिद्ध अंग्रेजी विचारक जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार बताते हैं। प्राकृतिक जीवन है, स्वतंत्रता है, संपत्ति की चर्चा करते हैं। प्राकृतिक अधिकार में उत्पन्न अशांति से छुटकारा पाने के लिए लॉक ने विवेकशील मानव एक समझौते के माध्यम से एक ट्रस्ट के रूप में राज्य की स्थापना की थी और विवेकशील प्राणी के विषय में लॉक कहता है कि समुदाय एक ऐसा गृहस्थ स्वामी है जो घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है। फिर वह स्वयं जाग कर यह देखता है कि कहीं पहरेदार सो तो नहीं गया है। लॉक की इस तरह उदारवाद भी राज्य को केवल एक पहरेदार की तरह समझते हैं। तो लॉक भी राज्य को कहते हैं भैया पहरा दे और कोई परेशान ना हो। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। तो उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? तब व्यक्तिक स्वतंत्रता है। उदारवाद हर व्यक्ति को क्या करना चाहता है? स्वतंत्र करना चाहता है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिसका संबंध उसके अस्तित्व से हो। व्यक्तिवादी विचारक ने इस स्वतंत्रता का समर्थन किया है। व्यक्ति विचार की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा है कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु। उदारवाद के मूल तत्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद का मूल तत्व व्यक्तिगत। उदारवाद की प्रमुख मान्यता निम्न है। देखिए भाई, उदारवाद की विशेषताएं क्या हैं? तो कौन कौन सी मान्यताएं हैं? मनुष्य विवेकशील। उदारवाद कह रहा है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। मनुष्य का है तो मनुष्य विवेकशील प्राणी है। व्यक्ति के हित और सामान्य हित में कोई बुराई टकराव नहीं है। तो व्यक्ति के हित तथा सामान्य हित में कोई बुनियादी टकराव नहीं है। व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। कहता है उदारवाद की व्यक्ति के यहाँ कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, कुछ प्राकृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तथा नागरिक समाज एक कृत्रिम उपकरण है। तो नागरिक समाज जो है कृत्रिम उपकरण है। इसका ध्येय मनुष्य का हित साधन है। ये उदारवाद की विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं। उदारवाद केवल संवैधानिक शासन को ही मान्यता देता है। तो उदारवाद केवल संवैधानिक शासन को ही मान्यता देता है कि संविधान के अनुसार भाई चलो, ज़्यादा व्यक्ति को हस्तक्षेप मत करो। इनके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध केवल इस आधार पर लगाया जा सकता है कि वह दूसरे कोई वैसी ही स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। आप प्रतिबंध तभी लगा सकते हैं जब दूसरे की स्वतंत्रता नष्ट हो रही हो, तब लगा सकते हैं। उदारवाद अनुबंध की स्वतंत्रता में विश्वास करता है।
इनके अनुसार सार्वजनिक नीति और व्यक्तियों और समूहों की स्वतंत्रता सौदेबाजी का परिणाम होना चाहिए। इस प्रकार से उदारवाद की अवधारणा को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव विवेक में आस्था रखता है। कौन सी विचारधारा है? तो मानव विवेक में आस्था कौन रखती है? तो उदारवाद रखती है। उदारवाद का मूल तत्व कौन सा है? तो उदारवाद का मूल तत्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद के तत्व में कौन नहीं है? तो उदारवाद के तत्व में मुक्त व्यापार भी है, स्वतंत्रता भी है, स्वतंत्र बाजार भी है, समाजवादी ढांचा जो है इसका नहीं है। तो उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था में स्वतंत्रता है, मुक्त व्यापार है, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। समाजवादी ढांचा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों जैसे भारत में पाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि में रखते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? तो राज्य का उदारवादी सिद्धांत कौन सा है? तो उपयोगितावाद है। कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? तो वो उपयोगिता है। उपयोगितावाद राज्य का उदारवादी सिद्धांत है। यह विचारधारा के प्रमुख समर्थक बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने राज्य के कार्य को नकारात्मक ढंग से व्यक्त किया है विचारधारा व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उपयोगितावाद का हृदय वाक्य है, राज्य का कार्य केवल इस प्रकार होना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को खुशी प्राप्त हो सके। ये उदारवाद से भी संबंधित है। सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है। तो बिल्कुल सही है कि सकारात्मक उदारवाद जो है राज्य को कुछ कार्य करने को सौंपता है। वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है। ये भी बात सही है। ए बी कथन दोनों सही हैं और ए बी कथन की व्याख्या भी कर रहा है। सकारात्मक उदारवाद राज्य को ऐसे कार्य सौंपता है जिससे व्यक्ति की सार्वजनिक सिद्धि में सहायता पहुँचे। सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के हाथ में ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में आने वाली बाधाएं दूर हों तथा सकारात्मक उदारवाद को विकसित करने का श्रेय टी.एच. ग्रीन एवं बर्नार्ड बोसांके को जाता है तथा सकारात्मक उदारवाद को विकसित करने का श्रेय टी.एच. ग्रीन को भी जाता है और बर्नार्ड बोसांके को भी जाता है। सकारात्मक उदारवाद किसके निकटस्थ पाया जाता है? तो सकारात्मक उदारवाद किसके निकटस्थ है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद के। तो सकारात्मक उदारवाद किसके निकटस्थ है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद के। सकारात्मक उदारवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। दोनों ही धाराओं में यह स्वीकार किया गया है कि राज्य को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को इस ढंग से विनियमित किया जाए कि निर्धन और निर्बल वर्ग को अपेक्षित सहायता पहुंचाई जा सके। व्यक्ति के स्वार्थ हित की सर्वोत्तम रक्षा होती है। तब व्यक्ति के स्वार्थ के हित की सर्वोत्तम रक्षा होती है तो वो है उदारवाद। इसमें व्यक्ति के स्वार्थ की अधिकतम रक्षा होती है। उदारवाद में क्या होता है? तो उदारवाद में स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है। इस दृष्टिकोण से मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित का निर्णायक है। भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने हित को ध्यान में रख कर स्वेच्छा और परस्पर सहमति से जो अनुबंध करें, राज्य को उसके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य को व्यक्तियों के स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उदारवाद जो है धनवानों का हित चाहता है। किसका हित चाहता है उदारवाद? तो उदारवाद धनवानों का हित चाहता है।
उदारवाद के प्रणेता लॉक ने व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकार में से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति के अधिकार को माना। संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना। लॉक प्रारंभिक उदारवाद विचारक के रूप में संपत्ति का उत्पादन करने और रक्षित करने और व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार व्यक्ति को देता है। उदारवाद की इस प्रवृत्ति से धनवानों का हित होता है, क्योंकि राज्य के अनुसार लॉक के अनुसार राज्य को व्यक्ति की संपत्ति में आने वाली बाधाओं को खत्म करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। उदारवाद मिश्रण है। उदारवाद लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण कहा जाता है। किसका है? लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। उदारवाद में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उदारवाद शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र को स्वीकार करता है, जो संवैधानिक और सीमित सरकार द्वारा शासन करती है। कोयरनर के अनुसार उदारवाद की शुरुआत और अंत दोनों व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत मानवाधिकार और व्यक्तिगत मानवीय खुशी से होता है। तो उदारवाद की शुरुआत और अंत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत मानवाधिकार, व्यक्तिगत मानव खुशी से होती है। कथन किसका है? कोयरनर का कथन है। निम्न में से आधुनिक उदारवाद राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं? वह स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव चाहता है। बिल्कुल सही। जनता के मूल अधिकार हैं। एक से अधिक राजनीतिक दल हैं। राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। तो निम्न में से आधुनिक उदारवाद राज्य की कौन सी विशेषता नहीं? तो आधुनिक उदारवाद राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? तो राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन करना ये जो है आधुनिक उदारवाद की विशेषता नहीं है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन समाजवादी राज्य की विशेषता है। तो राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन किया जाए किस राज्य की विशेषता है? तो समाजवादी राज्य की विशेषता है। स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव और जनता को मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल आदि आधुनिक उदारवाद राज्य की विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषताएं, जो आधुनिक उदारवादी है उसके राज्य की विशेषताएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अस्तित्व की पहचान है। व्यक्तिगत तार्किकता में विश्वास है। व्यक्तिगत मतलब तार्किकता में विश्वास है। स्वतंत्रता को प्रमुखता है। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य मतलब व्यक्ति जो है ज़्यादा महान है, राज्य कम है। संवैधानिक और सीमित सरकार है। लोकतंत्र का समर्थक है। सेकुलरिज्म में विश्वास है। धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है। बहुलवादी समाजवाद है। ये सब आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषताएं हैं। आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषताएं हैं। आधुनिक उदारवादी का लक्ष्य क्या है? आधुनिक उदारवादी का लक्ष्य क्या? समाज के सभी वर्गों का हित करना। समाज के जितने भी वर्ग हैं सबका हित करना। आधुनिक उदारवादी अर्थात सकारात्मक उदारवाद का लक्ष्य है समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना। आधुनिक उदारवाद राज्य में हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य को सकारात्मक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालता है। जेस मिल हैं, टी.एच. ग्रीन हैं तथा एच.जे. लास्की हैं, आर.एस. टानी हैं तथा टी.एल.टी. हाउस हैं। ये इस धारणा के प्रमुख प्रतिपादक हैं। आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है, क्योंकि यह विश्व के सभी प्रकार के अत्याचार और शोषण से मुक्ति करना चाहता है। विश्व के सभी प्रकार के अत्याचार और शोषण से मुक्ति पाना चाहता है। तो आधुनिक उदारवाद पारस्परिक उदारवाद से इस बात से भिन्न है कि यह विश्व के सभी प्रकार के अत्याचार और शोषण से मुक्ति पाना चाहता है। उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है। करेक्ट है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। वे भी सही है। तो ए बी कथन दोनों सही हैं। एक ही सही व्याख्या आर कर रहा है।
ए आर दोनों सही हैं। कथन की व्याख्या, उदारवाद व्यक्ति की क्षमता पर बल देता है। सही, उदारवाद राज्य के कार्य को सीमित करना चाहता है। इंग्लैंड के लॉर्ड बेबरीज के प्रतिवेदन किस राज्य की अवधारणा के प्रकट किया था? तो कौन सी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी? कौन सी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी? दिसंबर 1942 में इंग्लैंड में आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लॉर्ड विलियम बेबरीज प्रतिवेदन के मध्य प्रस्तुत किया था के माध्यम से प्रस्तुत रिपोर्ट के माध्यम से 5 महाबुराइयों को राज्य के द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए। 5 महाबुराइयां बेरोजगारी थी, बीमारी थी, अज्ञानता थी, भुखमरी थी, आश्रय अभाव था। इसकी रिपोर्ट में सरकार ने नागरिकों को पर्याप्त आय, पर्याप्त स्वास्थ्य और सुविधा, पर्याप्त शिक्षा, अपर्याप्त आवास और व्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने की मांग करती थी। कल्याणकारी राज्य सिद्धांत किसमें विश्वास करता है? तो कल्याणकारी राज्य सिद्धांत किसमें विश्वास करता है? एक माध्यम में। किसमें करता है? तो एक माध्यम में विश्वास करता है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को एक माध्यम मानता है। इसका मुख्य फल लोगों की अनिवार्य क्षमताओं के साथ बिना छेड़छाड़ के लोगों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। लॉर्ड विलियम बेबरीज ने इटली की जो लेबर पार्टी प्रस्तुत रिपोर्ट की 5 बड़ी बुराइयां जैसे बीमारी है, बेरोजगारी है, अज्ञानता है, भुखमरी है, आश्रय भाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका निभाई थी। किसकी भूमिका निभाई थी? राज्य की सकारात्मक भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। कथन किसका है? गैलब्रेथ का है। किसका है? गैलब्रेथ का है।